नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी लेखा शास्त्र की दूसरी पुस्तक के छठे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है रोकड़ प्रवाह विवरण या कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले के अध्यायों में आपने कंपनी के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के बारे में सीखा है। आपने देखा कि एक कंपनी जो कि सबसे जटिल व विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय स्वरूप होता है, उसके वित्तीय विवरण किस प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार अपना तुलन पत्र या बैलेंस शीट बनाती है, किस प्रकार अपने लाभ व हानि का विवरण बनाती है। इसके पश्चात आपने इन वित्तीय विवरणों की सहायता से इनमें दी गई जानकारियों के विश्लेषण के कई तरीके सीखे, जैसे कि पिछले अध्याय में आपने अनुपातों का विश्लेषण करके सीखा। इस अध्याय में हम उन्हीं वित्तीय विवरणों का अर्थात तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट और लाभ व हानि का जो विवरण होता है, उनकी सहायता से कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां निकालकर उन विवरणों का विश्लेषण करेंगे और उसके लिए जो माध्यम हमारे पास है वह है रोकड़ प्रवाह विवरण या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों, रोकड़ प्रवाह विवरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण का माध्यम माना जाता है, बल्कि इसे तो कंपनियों के वित्तीय विवरणों का हिस्सा तक माना गया है। लेखांकन मानक 3 अर्थात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा व आईसीएआई के बनाए गए नियमों के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट को, रोकड़ प्रवाह विवरण को कंपनी के वित्तीय विवरणों का हिस्सा माना गया है। अर्थात एक कंपनी को न केवल बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र व लाभ व हानि विवरण बनाना होता है, बल्कि उसे साथ में यह विवरण यानी रोकड़ प्रवाह विवरण भी बनाना जरूरी होता है। तो आखिर यह है क्या? क्यों इसे वित्तीय विवरणों का भी हिस्सा माना गया है? क्यों इसे विवरणों के विश्लेषण में भी उपयोग किया जाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण, इसके नाम में सबसे पहला शब्द जो है वह किसी भी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। एक व्यवसाय चलाने के पीछे, उसमें मेहनत करने के पीछे रोकड़ कमाना या प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। रोकड़ को या कैश को किसी भी बिजनेस की जीवन रेखा माना गया है। बिजनेस को, व्यवसाय को नकद या कैश व्यवसाय करने के लिए चाहिए, व्यवसाय के द्वारा नगद चाहिए, व्यवसाय में निवेश के लिए नगद चाहिए, वह व्यवसाय के लाभ के रूप में नगद चाहिए। नगद या रोकड़ किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नगद की स्थिति का विश्लेषण कि कितना नगद या कितना रोकड़ एक व्यवसाय के पास है, वह अपने उस नगद राशि को किस प्रकार कहाँ उपयोग कर रहे हैं, बदले में कितनी राशि प्राप्त कर रहे हैं, यह सारा विश्लेषण एक कंपनी के प्रचालन के बारे में, उनकी कुशलता के बारे में, उसके प्रबंधन के कुशलता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रोकड़ प्रवाह विवरण किसी भी कंपनी की एक अवधि विशेष में, जो कि सामान्यतः एक वार्षिक अवधि को लिया जाता है, जिसमें हम लेखांकन वर्ष को लेते हैं, उस अवधि में विभिन्न क्रियाकलापों से रोकड़ के प्रवाहों का विवरण देता है। अब जब रोकड़ के प्रवाहों की हम बात करते हैं बच्चों, तो प्रवाह दो तरह के होते हैं, अंतर्वाह व बहिर्वाह। अंतर्वाह यानी इनफ्लो, यानी नकद का, रोकड़ का हमारे पास आना, प्राप्त होना। बहिर्वाह यानी रोकड़ का बाहर जाना, खर्च होना, व्यय होना। तो विभिन्न क्रियाकलापों से रोकड़ में होने वाले इनफ्लो और आउटफ्लो या अंतर्वाह और बहिर्वाह की जानकारी हमें इस विवरण से मिलती है। इस विवरण का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि किसी भी उद्यम की एक अवधि विशेष के दौरान अलग अलग क्रियाकलापों से, चाहे वो प्रचालन से जुड़े हुए क्रियाकलाप हो, चाहे वो निवेश से जुड़े हुए क्रियाकलाप हो या अन्य वित्तीय क्रियाकलाप हो, उनसे जुड़े हुए रोकड़ प्रवाह के संबंध में उपयोगी जानकारी प्रदान करना रोकड़ प्रवाह विवरण का मुख्य कार्य है। इसके द्वारा कंपनी के या अन्य उद्यमों के सभी उपयोगकर्ताओं को बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। यह पता लगता है कि एक उद्यम की रोकड़ या रोकड़ तुल्यांकों को पैदा करने की क्षमता क्या है, कितने अच्छे से एक कंपनी या एक उद्यम रोकड़
उत्पन्न या पैदा कर सकती है, यानी प्राप्त कर सकती है, अपने पास रोकड़ की राशि को बढ़ा सकती है। उसकी उस क्षमता को हम जान पाते हैं इसके सहायता से, और जिसके द्वारा कंपनी के अन्य सभी क्रियाकलापों का मूल्यांकन करने में हमें सहायता मिलती है। तो जब हम रोकड़ की बात करते हैं तो इस अध्याय में या रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते वक्त एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम केवल रोकड़ शब्द ही नहीं बल्कि रोकड़ व रोकड़ तुल्य राशियों का इस्तेमाल करते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी हमें सिर्फ कैश को नहीं देखना, हमें ऐसे कुछ मदों को भी देखना है जो रोकड़ के तुल्य राशि है, यानी कैश के ही जैसी है, रोकड़ के ही जैसी है, भले ही वो अभी कैश में रोकड़ में ना हो। तो इनके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी? सबसे पहले तो कैश यानी नगद जो हमारे पास है या वो हमारे बैंक में है, ये तो आएगा ही। इसके बाद चेक, ड्राफ्ट जैसे जो दस्तावेज हैं जो लगभग एक नगद के भांति माने जाते हैं, आप उन्हें बैंक में दीजिए, आपको उससे बहुत जल्दी ही कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में राशि प्राप्त हो जाती है। तो कैश यानी नगद का शेष, बैंक में उपलब्ध बैलेंस की राशि या चेक या ड्राफ्ट आदि राशि। इनके अलावा अति अल्प अवधि के जो निवेश है एक फर्म के, एक कंपनी के, उन्हें भी रोकड़ तुल्य राशियों में शामिल किया जाता है। ध्यान रखें, अल्पकालिक उच्च तरलता वाले निवेश, ऐसे निवेश जो कुछ माह के अंदर ही नकद में परिवर्तित किए जा सके, ऐसे अल्पकालीन निवेशों को भी, ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट को भी, चालू निवेशों को जो बहुत कम समय में नकद में बदले जा सके, जिसे कि लगभग 3 माह या उससे कम का समय माना जाता है, इतने कम अवधि में जिन निवेशों को हम तरल रूप में परिवर्तित कर सके, नकद में परिवर्तित कर सके, ऐसे निवेशों को भी हम रोकड़ के तुल्यांक मानते हैं, उसकी तुल्य राशियों में मानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने अभी ध्यान रखनी है वो यही है कि रोकड़ का अर्थ केवल रोकड़ या कैश नहीं बल्कि उसके जैसी अन्य चीजें भी हैं जिन्हें आप तुरंत रोकड़ में या कैश में बदल सकते हैं। इसके बाद प्रवाह का ध्यान रखें। प्रवाह हमने अब पहले ही देख लिया कि 2 प्रकार का प्रवाह है, एक इनफ्लो यानी अंतर्वाह, यानी ऐसी चीजें जिनसे हमें कैश प्राप्त होगा, और एक बहिर्वाह यानी आउटफ्लो, जिसमें हमारा कैश या नगद हमारे से दूर जाएगा, जिसमें हम भुगतान करेंगे। रोकड़ व प्रवाह को जानने के बाद अब रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो यह है कि इसके अंदर एक कंपनी या फर्म के विभिन्न क्रियाकलापों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ताकि हम वर्गों के अनुसार, उनके विशेषताओं के अनुसार हम ये देख सकें कि कहां से कितना रोकड़ आ रहा है या जा रहा है और कहां हम कितना खर्च कर रहे हैं, किस तरह के क्रियाकलापों में सुधार की आवश्यकता है। विभिन्न जो स्रोत हैं जहां से रोकड़ की प्राप्ति या भुगतान हो सकता है, उनको 3 प्रकार के मुख्य क्रियाकलापों में बांटा गया है। ये 3 क्रियाकलाप हैं प्रचालन, निवेश व वित्तीय क्रियाकलाप। तो हम एक एक करके इन तीनों प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में व इनके अंदर आने वाले मुख्य मदों के बारे में देखेंगे, ताकि हम तैयार हो जाएं प्रश्नों की तरफ जाने के लिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का क्रियाकलाप है प्रचालन क्रियाकलाप, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। बच्चों, प्रचालन का मतलब है किसी व्यवसाय के दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों व उनसे जुड़ी गतिविधियों से होने वाली रोकड़ के प्रवाह। किसी भी व्यवसाय की कुछ मुख्य गतिविधियां होती हैं, जैसे कि यदि कोई व्यवसाय निर्माण के कार्य में है तो निर्माण से जुड़े हुए कच्चे माल को खरीदना, मजदूरों को उनका वेतन देना, निर्माण करके बनने वाली वस्तु को बेचकर उससे मिलने वाली राशि प्राप्त होना। यदि कोई विद्यालय है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की फीस प्राप्त होना, विद्यार्थियों के ऊपर किए जाने वाले नियमित खर्चे। इस तरह की मुख्य जो गतिविधियां किसी भी व्यवसाय की होती हैं, उन मुख्य गतिविधियों में जो पैसा खर्च होता है या जो उससे आमदनी होती है, उससे जुड़े हुए रोकड़ के प्रवाह को हम जब देखते हैं तो वह प्रचालन क्रियाकलाप के अंदर गिना जाता है। आइए इसके कुछ मुख्य मदों पर चर्चा करें। प्रचालन क्रियाकलापों से होने वाले अंतर्वाहों यानी इनफ्लो की बात करें, जिससे हमें रोकड़ प्राप्त होगा,
तो उनमें माल की बिक्री, सेवाओं को प्रदान करके प्राप्त होने वाली फीस या किसी अन्य प्रकार की रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अन्य प्राप्तियां जो हमें नियमित रूप से हमारे व्यवसाय में होती हैं, वो इसके अंदर आने वाली प्राप्तियों में गिनी जाएंगी। प्रचालन क्रियाकलापों में जो बहिर्वाह होता है, जिससे हमारे रोकड़ को भुगतान करना पड़ता है हमें, उसमें माल व सेवाओं के लिए नगद भुगतान, कच्चा माल जब खरीदते हैं या उससे जुड़े हुए और माल हम खरीदते हैं तो उसके लिए जो भुगतान करते हैं, कर्मचारियों को दिया गया वेतन या अन्य व्यक्तियों को किया गया नकदी भुगतान, बीमा अगर करवाया गया है फर्म का तो बीमा का जो भुगतान होगा प्रीमियम का वो, या अन्य प्रकार की पॉलिसी वगैरह के लिए किए गए भुगतान, ये सारे जो हमारे नियमित भुगतान हैं, ये प्रचालन गतिविधियों या क्रियाकलापों के अंदर आएंगे। अभी आपको इन्हें इस प्रकार ही ध्यान रखना है कि किसी भी व्यवसाय के दिन प्रतिदिन होने वाले जो नियमित लेन देन या गतिविधियां हैं, उनसे जुड़े हुए प्रवाह प्रचालन क्रियाकलापों के अंदर दिखाए जाएंगे। हमारी दूसरी श्रेणी है निवेश क्रियाकलाप। बच्चों, निवेश का अर्थ होता है दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में किया गया निवेश। इसमें जब हम दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की बात करते हैं तो हमें दीर्घकालिक निवेशों को भी देखना है। ध्यान रखना है कि केवल दीर्घकालिक निवेशों की ही बात होगी। उन निवेशों की जो हमने रोकड़ तुल्यांकों में देख लिया, उनकी बात हम इसमें नहीं करेंगे। निवेश क्रियाकलापों का पृथक रूप से प्रस्तुतिकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन मदों के बारे में हमें बताते हैं जो भविष्य में हमें आय प्रदान करेंगे। क्योंकि बच्चों, इनमें हम बात कर रहे हैं हमारी स्थिर परिसंपत्तियों की, हमारे दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की, जैसे मशीनें, बिल्डिंग आदि। ये हमें आने वाले समय में आय के स्रोत प्रदान करेंगी या आय अर्जित करने में सहायता करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि ऐसे दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में हमने कितना निवेश किया, कितनों को बेचा, कितनी नगद की प्राप्ति किया, कितने नगद का इसमें भुगतान किया। इसलिए इसमें आने वाली कुछ मुख्य गतिविधियों को अगर हम देखें, कुछ मुख्य लेन देन को अगर हम देखें, तो बहिर्वाह यानी आउटफ्लो तब होगा जब हम इन परिसंपत्तियों को खरीदेंगे, है ना। तो परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए यदि हम नगद का भुगतान करते हैं तो उससे बहिर्वाह होगा। कि परिसंपत्तियों में केवल स्थिर परिसंपत्तियों का अर्थ यह नहीं है कि हम बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर आदि देखें। यदि हमारी कंपनी किसी अन्य कंपनी में कोई अंश, अधिपत्र या ऋण पत्र आदि खरीदती है, यदि हम किसी अन्य कंपनी में पैसा लगाकर वहां के अंश यानी शेयर, डिबेंचर आदि खरीदते हैं, तो वो हमारे द्वारा उस कंपनी में एक तरह का निवेश हो रहा है। और अंश, परिपत्र या ऋण पत्र आदि छोटी अवधि के तो होते नहीं, तो ये निवेश एक दीर्घकालिक निवेश कहलाया। और क्योंकि यह दीर्घकालिक निवेश है तो यह भी निवेश की गतिविधियों के अंदर आएगा। तो अंशों, अधिपत्रों, ऋण पत्रों आदि पर अगर हम खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हैं, नगद भुगतान कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें भी निवेश के अंदर आएगी। इस प्रकार यदि हमने किसी तीसरी पार्टी को रोकड़ अग्रिम यानी एडवांस में राशि दी है या लोन या ऋण दिया है, तो वह भी हमारे लिए एक संपत्ति है। यदि वो बड़े ऋण की राशि है तो वह दीर्घकालिक संपत्ति बन गई, तो वह भी भुगतान निवेश गतिविधि के बहिर्वाह के अंदर माना जाएगा। इसके विपरीत यदि हम अपनी परिसंपत्तियों को बेचते हैं, स्थिर परिसंपत्तियों को, तो उससे मिलने वाली राशि इसके अंदर आएगी। यदि हमने तीसरी पार्टियों को जो ऋण दिए थे उनसे हमें ऋण की वापसी मिल रही है तो वो इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा जो हमने अंश, अधिपत्र वगैरह खरीदे थे, यदि उनको बेचकर पैसे मिल रहे हैं अब, तो वो आएगा। यदि उन पर किसी प्रकार का अधिलाभ, लाभांश या ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो इसके अंदर आएगा। यदि हमने कोई बिल्डिंग या कोई जमीन खरीदी और उसको एक निवेश के रूप में रखा, उस पर यदि हम किराया कमा रहे हैं, तो वह किराया भी इसके अंदर आएगा। तो ध्यान रखें, किराए की प्राप्ति का अर्थ क्या हुआ कि हमने जरूर किसी बिल्डिंग या जमीन को एक निवेश की तरह इस्तेमाल किया है, उस पर हम किराया कमा रहे हैं, तो वह किराया भी निवेश के अंदर आएगा। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली यह है कि यदि कोई कंपनी ऐसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ही जमीन, बिल्डिंग आदि से किराए कमाने या उनको खरीदने बेचने का है, तो ऐसी कंपनी के लिए इनमें किया गया निवेश निवेश नहीं बल्कि एक तरह का उनका चालू माल या चालू लेन देन में आएगा। तो उसे हम
प्रचालन गतिविधि में दिखाएंगे। मैं फिर से बता दूं, यदि कोई ऐसी कंपनी है जो इस तरह के क्षेत्र में ही कार्य करती है जहां उनका काम ही बिल्डिंग खरीदना बेचना, जमीन खरीदना बेचना, उसे किराए पे लगाना, किराया अर्जित करना यह है, तो ऐसे कंपनी के लिए तो यह दिन प्रतिदिन का काम हो गया। तो उसे हम निवेश में नहीं डालेंगे, उसे हम डालेंगे प्रचालन गतिविधि में। यानी निवेश में बिल्डिंग या संपत्तियां या उनसे आने वाली आय तभी आएगी जब वो किसी ऐसी कंपनी की है जिसके लिए वो दिन प्रतिदिन का काम नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो किसी भी कंपनी के लिए यदि नियमित रूप से होने वाली गतिविधि है, दिन प्रतिदिन के रोजाना की गतिविधि है, तो वह प्रचालन गतिविधियों में जाएंगे। इसी प्रकार की यदि कोई ऐसी कंपनी है जिसका काम ही दूसरी कंपनियों में अंश खरीदना, ऋण देना या अधिपत्रों को खरीदना है, तो ऐसी कंपनियों के लिए इसमें किया गया निवेश भी या उससे प्राप्त होने वाले ब्याज या लाभांश भी प्रचालन गतिविधि के हिस्से माने जाएंगे। किंतु सामान्यतः जब हमें प्रश्न में कुछ ना पता हो तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो ना तो इस प्रकार की कोई जमीन आदि में लेन देन करने वाली कंपनी है, ना वो अंशों या ऋण आदि में लेन देन करने वाली वित्तीय कंपनी है, वो एक सामान्य कंपनी है। तो उसके लिए स्थिर परिसंपत्तियों में किया गया निवेश या उससे जुड़े हुए सभी लेन देन निवेश गतिविधि के अंदर ही आएंगे। हमारी तीसरी श्रेणी है वित्तीय क्रियाकलापों की श्रेणी। बच्चों, वित्तीय क्रियाकलापों का संबंध उद्यम की पूंजी से है, इस बात को सदा ध्यान रखें। पूंजी को इसमें देखा जाता है क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए वित्त प्राप्त करना अर्थात पूंजी प्राप्त करने जैसा हुआ। तो इसके अंदर हम पूंजी के स्रोतों को देखते हैं। इसके अनुसार ये वो क्रियाकलाप इसके अंदर देखे जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप कंपनी के स्वामित्व पूंजी में परिवर्तन आ जाए। और यदि हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो स्वामित्व पूंजी को हम क्या कहते हैं, उसमें अधिमानी अंश पूंजी। तो कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन होना या कंपनी के ऋण या कर्ज में परिवर्तन होना वित्तीय गतिविधि के अंदर माना जाता है। अंश पूंजी या ऋण पूंजी, दोनों प्रकार की पूंजियों में होने वाले परिवर्तन, उनसे जुड़े हुए लेन देन वित्तीय गतिविधियों में शामिल होते हैं। यदि हम इसके अंतर्वाहों की बात करें तो अंश निर्गम यानी शेयर इशू करने से प्राप्त होने वाली राशि, ऋण पत्र, ऋण बंध पत्र आदि जारी करने से होने वाली राशि, ये अंतर्वाह के मुख्य स्रोत माने जाएंगे वित्तीय विधि में। जबकि यदि हम उधार ली गई राशि का भुगतान कर रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, यदि हम अंशों को चुका रहे हैं, यदि हम ऋण पत्रों, दीर्घकालिक ऋणों आदियों पर ब्याज भुगतान कर रहे हैं, यदि हम अंशों पर लाभांश भुगतान कर रहे हैं, तो इस तरह के भुगतान वित्तीय लेन देन के या वित्तीय क्रियाकलापों के बहिर्वाह माने जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय गतिविधियों में अंश पूंजी से जुड़ी हुई गतिविधियां आएंगी। अब आगे चलते हुए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को या इन बातों को और अच्छे से समझें, वह इनको आप कंपनी के बैलेंस शीट या तुलन पत्र से जोड़कर देखना सीखें। क्योंकि एक सामान्य प्रश्न जब आपके सामने आएगा उसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट या तुलन पत्र दिया जाएगा, उसके द्वारा आपको इन अलग अलग गतिविधियों में रोकड़ के प्रवाह को देखना है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि इन गतिविधियों के अंदर आने वाली मदें बैलेंस शीट या तुलन पत्र के किस हिस्से से जुड़ी हुई हैं। बैलेंस शीट आप सबने पहले देखा हुआ है। कंपनी के बैलेंस शीट या तुलन पत्र का जो पहला हिस्सा होता है जिसमें हम समताएं व देयताएं दिखाते हैं, इसके अंदर बच्चों आपके ये चार मुख्य शीर्षक हैं। पहला अंशधारक निधि, फिर आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन धन, गैर चालू गतिविधियां या गैर चालू दायित्व से जुड़ी गतिविधियां व चालू दायित्व। इन चारों गतिविधियों को आपने पहले भाग में समता व देयताओं में दिखाना होता है। दूसरे भाग में आप परिसंपत्तियां दिखाते हैं जिसमें पहले आती हैं गैर चालू परिसंपत्तियां, फिर आती हैं आपकी चालू परिसंपत्तियां। अब बच्चों, इन सभी गतिविधियों या इन सभी मदों में से कुछ मदें आपके हर अलग अलग गतिविधि से जुड़ी हुई हैं, इनको आप ध्यान दें। सबसे पहले यदि हम बात करें वित्तीय क्रियाकलापों की यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा वो कंपनी की अंश पूंजी व ऋण पूंजी से जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप वित्तीय क्रियाकलापों को यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देख रहे हैं कैश फ्लो बनाते वक्त, तो आप इन दोनों को देखेंगे। यानी मुख्यतः ये अंशधारक निधि
व ये गैर चालू दायित्व। आप इन पर ही अपना ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें, ये अंशधारक निधि व गैर चालू दायित्व, ये दोनों आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी वित्तीय गतिविधि या क्रियाकलापों के हिस्से माने जाते हैं। बैलेंस शीट या तुलन पत्र के ये पहले दो मुख्य शीर्षक यानी अंशधारक निधि व गैर चालू दायित्व, ये जो दो मुख्य शीर्षक हैं पहले, ये दोनों आपके वित्तीय क्रियाकलापों यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें। इसके बाद यदि हम निवेश क्रियाकलापों यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो उसमें हमने अभी बात की थी कि दीर्घकालिक परिसंपत्तियां आती हैं, तो उसके अंदर आपको तुलन पत्र के इस शीर्षक को ही केवल देखना है, यानी कि गैर चालू संपत्तियों को, यानी आपकी निवेश गतिविधियां यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये गतिविधि जुड़ी हुई है केवल और केवल इससे, गैर चालू परिसंपत्तियों से। तो बच्चों हमने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो जुड़ी है गैर चालू परिसंपत्तियों से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जुड़ी है इन दोनों से। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया ये चालू दायित्व, जिसके अंदर हमारे अल्प अवधि के लेन देन खास करके दायित्व आते हैं, वह इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर बच गया चालू परिसंपत्तियां। तो ये चालू दायित्व और चालू परिसंपत्तियां दोनों फिर चले जाएंगे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी प्रचालन क्रियाकलापों के अंदर। तो इस प्रकार पूरे तुलन पत्र का हमने वर्गीकरण किया और उसको अलग अलग क्रियाकलापों से जोड़ा। चालू दायित्व व चालू परिसंपत्तियां ये दोनों जाएंगे ऑपरेटिंग यानी प्रचालन गतिविधि में। दीर्घकालिक संपत्तियां ये जाएंगी इन्वेस्टिंग यानी निवेश क्रियाकलापों में। वह जो बच गए यानी कि अंशधारक निधि व गैर चालू दायित्व ये जाएंगे आपके वित्तीय क्रियाकलापों यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इस प्रकार के जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, तो सबसे पहला जरूरी काम आपके लिए यही रहेगा कि आप ये पहचानना सीखें कि कौन सा दिया गया लेन देन किस क्रियाकलाप या किस गतिविधि का हिस्सा है। एक बार आप यह सीख जाते हैं और समझना शुरू कर देते हैं कि किस गतिविधि के अंदर किस मद को डालना है, तो आपका आधा काम तो वहां हो जाता है। इसके बाद आपको रोकड़ प्रवाह विवरण का स्वरूप, उसमें कहां पर किसे क्या लिखना है, वह आपको देखना होगा, जिसे हम आने वाले भागों में धीरे धीरे करेंगे। आज के भाग को हम अंत करेंगे यह देखकर कि जब तीनों गतिविधियां आप सीख जाते हैं, उसके बाद आप अपने रोकड़ प्रवाह विवरण का एक पूरा स्वरूप किस प्रकार बनाते हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण का एक पूरा स्वरूप इस तरह देखने को मिलता है। हालांकि ये इसका विस्तृत स्वरूप नहीं है, ये इसके केवल शीर्षकों को हमने लिया है। हम आगे जाकर जब देखेंगे तो इसके हर शीर्षक के अंदर आने वाले बहुत सारे हम गतिविधियों या मदों को भी देखेंगे। लेकिन यदि हम केवल मुख्य शीर्षकों की बात करें तो रोकड़ प्रवाह विवरण में सबसे पहले हम सबसे ऊपर दिखाते हैं प्रचालन क्रियाकलाप। इसके अंदर बहुत सारे मद आएंगे जो आप धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन ये पहला मुख्य शीर्षक है प्रचालन क्रियाकलाप। इससे जो भी कुल रोकड़ प्रवाह होगा, चाहे वो सकारात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसे हम एक साथ इकट्ठा दिखाएंगे। इसी प्रकार निवेश क्रियाकलाप व वित्तीय क्रियाकलाप, तीनों प्रकार के क्रियाकलापों के अंदर के लेन देन को हम अलग अलग इनके शीर्षकों के अंदर दिखाएंगे। तीनों का हम योग अलग अलग प्राप्त करेंगे। ये हमारे प्रचालन क्रियाकलापों का योग है, ये निवेश व या वित्तीय क्रियाकलापों का। इन तीनों को जोड़ना है हमें, क, ख और ग तीनों को जोड़ना है, जिनको जोड़कर जो राशि हमें प्राप्त होगी वह रोकड़ व रोकड़ तुल्यांक में निवल वृद्धि या कमी कहलाएगी। यदि ये जोड़कर आने वाली राशि एक धनात्मक या सकारात्मक राशि है तो इसका मतलब हमारे रोकड़ तुल्यांकों में वृद्धि हुई है। यदि यह एक ऋणात्मक राशि है तो उसे उनमें कमी माना जाएगा। इसके पश्चात हमारे पास वर्ष के शुरुआत में आरंभ में जो रोकड़ या तुल्यांकों की राशि थी उसको हम उसमें जोड़ दें। तो अब देखिए यह वर्ष के आरंभ में जो हमारे पास रोकड़ था वो है। वर्ष के दौरान अलग अलग गतिविधियों से जो रोकड़ में वृद्धि या कमी हुई वो यह है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो वर्ष के अंत में जो हमारे पास रोकड़ था वह मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम यह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हमने इसे सही बनाया कि नहीं। यदि सभी गतिविधियों से को जोड़कर प्राप्त हुई राशि व आरंभ में उपलब्ध राशि जोड़कर अंतिम राशि अंत में रोकड़ राशि के बराबर आ जाए,
तो इसका मतलब आपने प्रश्न सही किया है। यह आपके रोकड़ प्रवाह विवरण का एक स्वरूप था जिसमें केवल मुख्य शीर्षकों को हमने लिया। आने वाले भागों में पहले तो हम एक-एक करके इन सभी प्रकार के गतिविधियों या क्रियाकलापों के अंदर के प्रश्नों को करना सीखेंगे। फिर हम एक बार सभी को एक साथ लेकर करना भी सीखेंगे। आज के इस भाग में हमने आपको रोकड़ प्रवाह विवरण की एक आधारभूत जानकारी, उससे जुड़े हुए मुख्य बातों को समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपको यह सब समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।